हम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विद्वानों के साथ चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहते हैं। और जो आपने पिछले संडे को आपने देखा कि शिवा असलम फॉर्मी के साथ हमने बातचीत की, मुद्दा विशेष है, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा, अच्छा लगा। तो मेरा भी हौसला बढ़ा और लगा मुझे कि डिबेट की जगह जो है किसी एक व्यक्ति के साथ हम गंभीरता से अलग अलग विषयों पे बात करें। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ है देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूँ तो आप जानते हैं कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर का मैं परिचय लगातार देता रहा हूँ। जब भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो मुझे जितना स्नेह करते हैं वो मैं बड़ा आभारी रहता हूँ सर। और मैं चाहता हूँ कि सर के पास जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वो जो बात करते हैं वो पूरे मानव समाज के, वो किसी एक सीमा में नहीं है कि फलाना कास्ट के लिए, फलाना धर्म के लिए, फलाना वर्ग के लिए, फलाना देश के लिए। वो जो बात करते हैं वो सार्वभौमिक बात है। और ऐसी बात होती है जो कालजयी होती है, मतलब उसको आज के लिए है, कल वो नहीं है। आप जब कभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। और ये वजह इसलिए है कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर जैसे लोग हमारे देश में अभी कम है। ज्यादातर लोगों के लिए शिक्षा का मतलब होता है डिग्री, और डिग्री का मतलब होता है नौकरी पाने का एक जरिया। नौकरी मिल गई, कहानी खत्म, किताबों से मुक्ति। लेकिन जगदीश्वर सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी की, जिन्होंने तमाम चीजें की जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन शिक्षा का साथ, पढ़ाई का साथ, किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी उनके पास जब कॉल करो आपको वो कुछ न कुछ पढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब भी हमारे डिबेट में भी आते हैं तो कुछ नया आयाम ढूंढते हैं। वो अभी कभी अपने आप को रिपीट करते मुझे आज तक नहीं मिला। और चैनल तो हमने बहुत बाद में शुरू किया है जगदीश्वर सर के साथ मिलना इस आमने सामने, लेकिन जगदीश्वर सर को लंबे समय से पढ़ते रहे फेसबुक के माध्यम से। और जगदीश्वर सर से मैं कहूँ कि उनके लेखों को पढ़ करके हम अपने आप को इनरिच किया है अपने। और हमको लगता है कि हमने उनसे, ठीक है हम कॉलेज में क्लासरूम में हमने उनसे पढ़ाई नहीं की, उनके छात्र उस तौर पे नहीं रहे औपचारिक तौर पे, लेकिन उनके छात्र हम हैं। हम उनको पढ़ करके बहुत सीखते हैं, बहुत आयाम जान पाए। तो सर हम यही लाभ चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो है उन तक आपका ये लाभ पहुंचे, और इसीलिए हम ये जो है संवाद की मुझसे जो संभव हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो मुझसे मेरी क्षमता। बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले सर कि हमारे देश के युवा जो है, मोदी जी लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, और मोदी जी क्या करते हैं, ये हमारे देश की सच्चाई। दुनिया के कई देश जो विकसित देश है वहाँ युवा घट गए हैं, वृद्धों की संख्या, प्रौढ़ों की संख्या बढ़ गई। लेकिन हमारा वो देश आज भी है जिसमें सबसे ज्यादा युवा, लेकिन हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा दिशाहीन है, ये भी एक सच है। सर हमारे देश के युवा जब इतने युवा शक्ति है, नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, फिर भी हमारे देश के युवा के सामने जो है दिशाहीनता वाली स्थिति क्यों? इसका कारण तो यह है कि बड़ी संख्या में, मतलब शिक्षित और अशिक्षित दोनों में अनभिज्ञता बढ़ी है। और ये अनभिज्ञता जो है वो बहुत बड़ी शत्रु है, युवाओं की भी शत्रु है, वो बूढ़ों की भी शत्रु है, वो स्त्री की भी शत्रु है, वो किसी भी और व्यक्ति की भी शत्रु है। तो ये अनभिज्ञता का बढ़ना अपने आप में एक चिंता की चीज है, और इसको कायदे से तभी दूर कर सकते हैं जब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जिसे कहें कि सूचना समृद्ध करें। मुश्किल क्या है कि हमारे यहाँ युवा तो है, युवा आर्थिक तौर पर दरिद्र भी है और सूचना तौर पर भी दरिद्र है। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे इस सूचना दरिद्रता को खत्म नहीं करना चाहते। एक अच्छे प्रधानमंत्री का, एक अच्छे शासक का ये गुण होता है कि वह सूचना दरिद्रता को खत्म करे। ये सच है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, इंटरनेट का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, और हर जगह हर यंग के पास में किसी न किसी रूप में मोबाइल पहुंच चुका है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि वो सूचना समृद्ध है। वास्तविकता यह है कि जितना ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उसकी स्पीड के अनुसार सूचना समृद्धि नहीं आई है, बल्कि उल्टा हुआ है कि सूचना जो दरिद्रता है वो ज्यादा बढ़ी है। पहले कम से कम अखबार के जरिए
और दूसरे कम्युनिकेशंस के जरिए हमारे युवाओं के बीच में सूचनाएं आती थी। अब स्थिति है कि सेल्फ सेंसरशिप नहीं है, सेल्फ सेंसरशिप जो कि संपादक अघोषित तौर पर करता है, और वो क्यों करता है ये एक अलग विषय है, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप ने सूचना दरिद्रता पहले प्रिंट मीडिया में पैदा की और अब उसका एक असर साइबर मीडिया में भी दिखाई दे रहा है। जबकि लोगों को ये फीलिंग थी कि साइबर मीडिया के आने के बाद में, इंटरनेट के आने के बाद में, कंप्यूटर के आने के बाद में, यूट्यूब के आने के बाद में सूचना दरिद्रता कम होगी, ये सेंसरशिप खत्म होगी। ये माना जा रहा था कि इंटरनेट जो है वो सेंसरशिप की जो बाउंड्रीज है उन्हें ध्वस्त कर देता है, नेशंस की बाउंड्रीज ध्वस्त कर देता है, लेकिन स्थिति ये नहीं है। स्थिति यह है कि सेंसरशिप में सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट शामिल है, इंक्लूडिंग फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब शामिल है उसमें। वे खुद जो है पैसा लेके सेंसरशिप कर रही हैं। तो वैसी स्थिति में जिस चीज की हमने उम्मीद की थी कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से एक तरह से सूचना रेवोल्यूशन होगा और लोग सूचना समृद्ध बनेंगे, तो यहाँ यूथ तो है, उसके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास में मोबाइल भी है, अच्छा मोबाइल है, लेकिन उसके पास में अच्छी सूचनाएं नहीं है। तो सूचना दरिद्रता यूथ की सबसे बड़ी चुनौती है अगर फिलहाल के संदर्भ में देखें। एक अन्य चीज है जिसको कि कायदे से यूथ पर बात करते समय ध्यान रखना चाहिए। यूथ का पूरा ओरिएंटेशन, यूथ का पूरा चरित्र निर्माण और यूथ का चरित्र की परिभाषा इस बात से तय होगी कि समसामयिक विचारधारा का यूथ पर क्या असर है। हमारे यहां हुआ यह है कि यूथ की पूजा तो करते, युवा तो चाहिए मुझे, लेकिन मुझे एकदम विचारहीन युवा चाहिए। एक ऐसा युवा चाहिए मेरे पैर दबाए, मेरे कपड़े धोए, मेरी खुशामद करे, मेरी चमचागिरी करे, मेरा बैग उठा के चले, मेरे लिए सारे जितने भी डर्टी वर्क है वो करे, लेकिन मुझे ऐसा यूथ नहीं चाहिए जो कि विचारवान हो और मुझसे पूछे कि सर मुझे ये बताओ कि राजा राममोहन राय ने क्या किया था। मुझे ऐसे युवा की जरूरत है जो कि मुझसे पलट के मेरे प्रति श्रद्धा तो रहे उसकी, लेकिन उसके अंदर विवेक भी हो, वो मुझसे सवाल भी करे। हुआ यह है कि हमने यूथ को तैयार तो किया है, किस तरह से तैयार किया है? मजदूर की तरह तैयार किया है उसे। हम चाहते हैं वो लेबर की तरह काम करे, हम चाहते हैं वो कंज्यूमर की तरह उपभोग करे चीजों का, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो मनुष्य की तरह हमारे साथ में कन्फ्रंट करे, सवाल करे, शेयर करे और हंसे, बोले, गाए, बजाए। ये जो एक तरह से ओपननेस यूथ के साथ में, वो ओपननेस गायब हो गई। अब ऐसी स्थिति में यूथ के बारे में यह कहना, यूथ अकेला जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, उसकी भूमिका है, मैं उसे अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूथ अकेला जिम्मेदार नहीं है। सो यूथ को चरित्र के तौर पर परिभाषित करते समय देखना चाहिए समसामयिक दौर में किस तरह की विचारधारा का वर्चस्व है, और समसामयिक विचारधारा को जब हम जानेंगे तब ना उसका की व्याख्या और उसके साथ में यूथ के संबंध को हम जोड़ेंगे। हमने तो समसामयिक विचारधारा के बारे में बात करना ही बंद कर दिया, उसको एक तरह से अनटचेबल मान लिया है। तो वैसी स्थिति में यूथ को परिभाषित और भी मुश्किल हो जाएगा करना। यूथ का संबंध कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी से रहा है और रहेगा। ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। ये 1857 में भी जितनी सच थी वो आज भी उतनी ही सच है। तो यूथ पर बात करते समय यह नहीं हो सकता कि यूथ को विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, यूथ को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, यूथ को पॉलिटिक्स से भी लेना देना है, क्योंकि यूथ के भविष्य का निर्माण राजनीति करती है। इसलिए यूथ को यह अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करनी होगी कि जो कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स है उसे वो जाने, जो कंटेम्परेरी डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं, उन्हें जाने। उसे यह भी जानना चाहिए सोशलिस्ट कैसे होते हैं, उसे यह भी जानना चाहिए साम्यवादी कैसे होते हैं, उसे यह भी जानना चाहिए कांग्रेसी या उदारवादी कैसे होते हैं, उसे यह भी जानना चाहिए आरएसएस कैसा होता है। हो क्या गया है कि अब यह कहा जा रहा है यूथ से कि अगर तुम अच्छे बनना चाहते हो ना तो तुम इन विचारधाराओं से दूर रहो। विचारधाराहीन यूथ एकदम पशु के समान होता है। मनुष्य में और पशु में सिर्फ एक ही फर्क है, आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं मैं, वो यह है कि पशु के पास में विचार नहीं होते, विचारधारा नहीं होती। पशु के पास में वे सारी चीजें हैं जो मनुष्य के पास हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि खाना कमाना है, अपने लिए रोटी रोजगार करना है, अपने लिए घर बसाना, पक्षी भी घर बसा लेते हैं, वो भी अपने घोंसले बनाने जानते हैं। इसलिए आपने अगर घर बसा लिया है और अपने लिए गाड़ी खरीद लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया।
हर पक्षी ये काम कर लेता है। समस्या यह है कि आप पशु से या पक्षियों से अपने को क्यों अलग करते हैं? क्योंकि आपके पास में एक विचार होता है और एक परिवर्तन की आकांक्षा होती है। इसी के नाते आप मनुष्य कहलाते हैं। तो एक यूथ को एक मनुष्य के भाव बोध में लाने के लिए जरूरी है कि वह विचारवान बने, विचारहीन नहीं। जी सर, आप जो 2-3 सवाल इसमें आपने जो कहा उसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल तो यही है कि यूथ के पास जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में रोजगार है। 80 करोड़ लोगों को आप जो है 5 किलो अनाज देकर के खुश हो रही है सरकार। आज़ादी के 75 साल बाद एक बड़ी आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी है जो 5 किलो अनाज देते हैं और आप उस पर खुशी जाहिर करते हैं। अब वो अनाज का क्या होता है या कैसे है उस पर हम नहीं जाएंगे, हम डेटा पे ही चलेंगे। तो 80 करोड़ लोगों को जब 5 किलो अनाज देते हैं और एक बड़ी आबादी है आपके देश की, तब उसके बाद जो शिक्षा जिस तक अब तक नहीं पहुंची, एक बड़ी आबादी है देश की जो हायर एजुकेशन जिसके लिए आसान नहीं है। ठीक है, वो कॉलेज में नाम लिखा लेता है और वो पढ़ भी लेता है, बीए भी कर लेता है, इंटरमीडिएट भी कर लेता है, लेकिन जो टेक्निकल आज जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्निकल पढ़ाई उनके लिए उनकी पहुंच से बाहर है, इतनी महंगी है शिक्षा। फिर अगर वो महंगी नहीं भी है तो गांव में रह रहा बच्चा अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसके पिता की इतनी क्षमता नहीं है कि अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या अपने कैपिटल जो स्टेट का कैपिटल वहां रह करके अपने बच्चे को पढ़ा सके, इतना भी पैसा उनके पास नहीं। तो वैसी स्थिति में वो युवा जो है उसके लिए क्या रास्ता है? और वो युवा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विचारधारा होनी चाहिए, जब उसके पास रोटी ही सबसे बड़ा सवाल है, रोजगार ही सबसे बड़ा सवाल है, शिक्षा सबसे बड़ा सवाल है, उसका पिता बीमार पड़ जाए तो इलाज कैसे कराए वो जब सबसे बड़ा सवाल है, इतने सवालों के साथ जब जूझ रहा है युवा, तो फिर वो कैसे जो है सरकार से सवाल करे और कैसे जो है वो अपनी विचारधारा की बात करे? नहीं, इसमें दूसरा पहलू भी है। वो ये कि जब वो यूथ को हम चाहते हैं ना कि वो जय श्री राम करे, हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का, जब हम ये चाहते हैं तो हमको ये भी सोचना चाहिए और यूथ को ये डिमांड करनी चाहिए कि हर गांव में स्कूल हो। बच्चे को ये मांग करनी चाहिए कि उसके माँ बाप के पास में न्यूनतम आय की सुविधा हो। बच्चा बच्चा राम का तो ठीक है, लेकिन बच्चा बच्चा जो है दाम का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि यूथ की भूमिका तो हम स्टेट की आइडियोलॉजी के संदर्भ में तय कर देते हैं कि यूथ को वह करना चाहिए जो राज्य कहे, फाइन। लेकिन क्या राज्य यूथ की जो एक न्यूनतम जरूरत है वो ये कि उसके माँ बाप के पास में आजीविका की न्यूनतम गारंटी हो, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि उसके गांव में 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हो। मैं सिर्फ आपको एक सामान्य सी चीज बता रहा हूं मैं कि अगर हिंदुस्तान में सभी गांव में स्कूल खोल दिए जाएं और सभी गांव के 5 गांव मिला के एक इंटर कॉलेज खोल दिया जाए तो अब तय मान लीजिए कि विश्वविद्यालय के और कॉलेज के टीचरों की तनख्वाह नहीं आएगी, क्योंकि आपके यहां शिक्षा के लिए आवंटन ही नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवंटन होना चाहिए था शिक्षा पर, लेकिन आज स्थिति है कि अभी जो पिछला जो बजट है उसमें 3% से नीचे है शिक्षा के लिए आवंटन। तो शिक्षा के लिए आवंटन नहीं है तो स्कूल खोले कैसे जाएंगे और फ्री स्कूल कैसे खोले जाएंगे? स्थिति यह हुई है कि पिछले 9.5 साल में, जब पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में और इनकी मध्य प्रदेश में सरकार रही है पिछले 10 साल से, और भी राज्यों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, हाँ इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की स्थिति यह है कि इनमें तकरीबन 70,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। तो जहां सरकारी स्कूल चलते हुए बंद कर दिए जाएं तो वहां बच्चे पढ़ेंगे कैसे? नहीं, सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे वजह ये बताते हैं कि वहाँ हिंदी मीडियम के ज्यादातर स्कूल है या फलाना है, इसके लिए नहीं आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं बच्चे। नहीं 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 नहीं, समस्या ये है ही नहीं। समस्या ये है कि क्या सरकार कोई किस मीडियम में जाना चाहे, ये नागरिक का अधिकार है। सवाल यह है कि सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है? जनता ने मेमोरेंडम देके रेफरेंडम करके कहा था कि राम का मंदिर बनाइए। आपकी राजनीतिक इच्छा थी कि राम का मंदिर बनना चाहिए तो राम का मंदिर बन गया। आपकी राजनीतिक इच्छा है स्कूल बनना चाहिए तो स्कूल बनेगा और लोग जाएंगे। जनता ने तो नहीं कहा था सरस्वती शिशु मंदिर खोले जाए।
आरएसएस की इच्छा थी कि सरस्वती शिशु मंदिर खोले जाएं और वह इच्छा के अनुरूप शिशु मंदिर खोले गए। तो सवाल यह कि राजनीतिक जो लीडरशिप है, वो राजनीतिक लीडरशिप ये तय करे कि स्कूल, खासतौर पर जनता के लिए स्कूल, सरकारी स्कूल खोले जाएं, जनता के लिए सरकारी कॉलेज खोले जाएं। स्थिति है कि सरकारी कॉलेज के बजाय आपने क्या किया, एक नया सिस्टम शुरू किया है जो कि बहुत ही खतरनाक सिस्टम है, जो कि पिछली सरकारों से शुरू हुआ। वो ये प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपने खोलनी शुरू कर दी। अब प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थी नहीं आ रहे, तो अब आपने क्या किया कि अब राष्ट्रीय टेस्ट होता है, राष्ट्रीय लिस्ट निकलती है और उन बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट कॉलेजों में जाके भर्ती हो। क्लाइमैक्स है उसका जो अभी रिसेंट, जो अभी एक सप्ताह पहले जो सर्कुलर आया है मेडिकल में, कोई लड़का अगर एमबीबीएस का एमडी में दाखिला लेना चाहे और वो फेल भी हो जाए तब भी उसे दाखिला मिल जाएगा। कमाल है। यानी आप अगर ऐसी एजुकेशन की दशा करेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं मास स्केल पर, हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5, 7-7 मेडिकल कॉलेज हैं और कहीं पर भी पढ़ाने वाले टीचर नहीं है जो कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े हुए हों, तो वैसी स्थिति में झोला छाप डॉक्टर तैयार होंगे। डिग्री तो है, एमबीबीएस की डिग्री है, और उस बच्चे ने जो है 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया से ऊपर खर्च किया है। तो वैसी स्थिति में जो पूरा का पूरा सिस्टम हमारे बीच में डेवलप हो रहा है, वो डेवलप कैसा हो रहा है? वो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बहुत ज्यादा बहुत ज्ञान गर्भित पढ़ाई हो रही है। जी नहीं, वास्तविकता इसके विपरीत है। वास्तविकता यह है कि पिछले 20 साल में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, उनमें एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं जिसमें उल्लेखनीय शोध कार्य हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट में। सरकारी यूनिवर्सिटीज में मास स्केल पर पढ़ाई होती है, मास स्केल पर टीचिंग होती है, मास स्केल पर रिसर्च होती है, तब जाके कोई 2 रिसर्च पेपर, कोई 4 रिसर्च पेपर ऐसे आते हैं जो कि विश्व में उल्लेखनीय होते हैं। यहां तो स्थिति है कि पढ़ाई भी सीमित दायरे में है, रिसर्च के लिए कोई फंड नहीं है और टीचरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप एक भी प्राइवेट स्कूल उठाइए जिसकी प्रशंसा की जा रही है, वहां किसी भी टीचर को कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई प्रॉपर पे स्केल नहीं है। तो जहां पे स्केल नहीं हो, प्रॉपर भविष्य की कोई गारंटी नहीं हो, उस शिक्षा को कहा जाए बेहतर, और वो कौन कहे? शिक्षा जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं वे कहे? नहीं, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग कहां से पढ़ के आए हैं? सरकारी स्कूलों से, फर्श पर बैठ के, जहां जिन स्कूलों में पीने के लिए पानी नहीं होता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने नोबेल लॉरिएट पैदा किए उन स्कूलों से जिन स्कूलों में पीने के लिए पानी नहीं होता था। मैं जिस विश्वविद्यालय में बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं होती थी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा के आया हूं 27 साल, मेरे पास सिर्फ एक चेयर थी, वो भी कॉमन रूम में बैठने की, खाली। और मैंने वहां रह के 65 किताबें लिखी थी। और मैं जिस फ्लोर पर पढ़ाता था उस फ्लोर पर राधाकृष्णन भी पढ़ाते थे, उस फ्लोर पर उनके पहले बीवी रमन पढ़ाते थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और आप वो सीट अरेंजमेंट, वो बैठने की बेंच, वो अभी भी है जो कि त्यों सुरक्षित। देखेगा तो कोई कहेगा इन पर बैठ के कोई पढ़ाई होती है, और पंखा ऐसा तो धीरे 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 मक्खी की चाल से चले। नो बिल्डिंग, हाँ मैंने कोई सुविधा नहीं है वहां, लेकिन जिसके नॉलेज, आपने कैसा सिस्टम तैयार किया है, बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, और एक भी किसी भी किस्म की कोई भी ज्ञान की विमर्श की कोई भी संभावना उसके कॉरिडोर में नहीं है, उसकी क्लास में नहीं है। तो हमारे यहां विद्यार्थियों को क्या चाहिए? पहले तो चाहिए प्राइमरी स्कूल, कंपलसरी एजुकेशन हर एक को। अब आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं ना आधार कंपलसरी है और इसे आप इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। इसका मतलब सरकार जो चाहती है वो कर लेती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब आधार कंपलसरी करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री है, ये गांव तक आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। वो लाएगा कहां से? वो स्लेट, बत्ती, कागज, कलम खरीद के लाएगा कहां से? उसके घर में तो है ही नहीं। यही तो एक समस्या है कि जो व्यक्ति
फल बेचता है, रेहड़ी लगाता है, ठेला लगाता है, वो अपने बच्चे को पढ़ने भेजेगा या ठेले में भेजेगा? क्यों ठेले में भेजेगा तो 2 पैसे कमा के लाएगा, और स्कूल भेजेगा तो उसकी आमदनी चौपट होगी। तो स्कूल अगर जाए बच्चा तो उसके पास में न्यूनतम गारंटी हो कि उसको स्कॉलरशिप मिले, उसको मिड डे मील मिले, जो कि मिल रही है। और अभी स्थिति जो है, मैं नहीं जानता कि भविष्य में मिड डे मील मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मिड डे मील के भी बजट में कटौती की गई है। तो जरूरत किस बात की है? बच्चों को भोजन मिले और बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप आप देते ही नहीं है, बच्चों को कोई इंकरेजमेंट है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में और जहां बहुत सारे राज्य हैं जहां पे कि फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, वो 6-6 महीने 8-8 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद कभी मिलती हैं, नहीं तो नहीं मिलती। तो जरूरत किस बात की है? आप आधार इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप हर घर में पुलिस पहुंचा सकते हैं, हर घर की आप पेगासस के जरिए जासूसी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि हर घर में कितने बच्चे अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। नहीं, आप स्कूल कायदे से जाने ही नहीं देना चाहते। जरूरत आपने क्या किया है? स्कूल होगा कितना, 20 किलोमीटर दूर। सर एक मिनट सर रुकता हूँ, एक चुटकुला सुना देता हूँ। चुटकुला मतलब सही घटना है, लेकिन चुटकुले जैसे लगेगी। सर एक शिक्षा मंत्री ने अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया, तो हेल्थ सेक्रेटरी ने जो प्लान बनाया कि भाई क्या है, तो प्लान बनाया तो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनके इलाके में ज़्यादा बढ़िया स्कूल की व्यवस्था की कि सर ये खुलेगा, ये होगा, इस तरह के हम शुरुआत कर रहे हैं आपके दिल्ली से। डांटा एजुकेशन सेक्रेटरी को मिनिस्टर, मतलब पागल होगा, तुम मुझे हराना चाहते हो, सब पढ़ जाएंगे तो हार जाऊंगा मैं, मुझे वोट नहीं कोई देगा। बोला बाकी जगह करो, हमारे यहाँ नहीं करना। ये वास्तविकता, ये सही है। अगर वो जान जाएगा, क्योंकि बेहतर यह है कि वो जाने नहीं, उसे रोटी रोजी की ही लड़ाई में इतना व्यस्त कर दिया जाए कि वो पढ़ाई के बारे में सोचे ही नहीं और पढ़ाई को एकदम फालतू काम समझे। इसलिए जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनको आप देखेंगे, जो अनपढ़ लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वे क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अरे यार पढ़ लिख के क्या होगा। किसी लड़की को पढ़ाओ लिखाओ तो वो फिर अंत में उसके सामने यही समझो पढ़ के क्या होगा। अगर पढ़ के ही मुझे फिर घर के ही काम कर रहे हैं, रोटी ही सेकनी है, बर्तन ही साफ कर रहे हैं, तो पढ़ के क्या करूंगी? सो आपने क्या किया कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एंटी स्टडी, एंटी एजुकेशन बनाया हुआ है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्टूडेंट की या छात्र की या नौजवान की रीडिंग करनी चाहिए उसकी आदतों के आधार पर। उसकी आदतें क्या है, वो किस तरह की चीजें चाहता है, किस तरह की रुचि है। चाइना का एक्सपीरियंस है हमारे सामने। चाइना में बाकायदा 3 या जैसे हमारे यहाँ वो केजी में भेज देते हैं ना, शुरू में हर बच्चा 2.5-3 साल का हुआ और वो सुबह जो है मॉर्निंग में ही केजी जाना शुरू। अजीब बेवकूफ़ी है ये। अच्छा बताइए, जो बच्चा जिस समय उसका सोने का समय, उस समय माँ बाप उसे खदेड़ के जो है इस तांगे में, इस रिक्शा में, मोटर में बिठा रहे हैं और वो भेज रहे हैं। नहीं, हाँ वो होगा ही। क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को 10 बजे के पहले कहीं भी नहीं जाने देना चाहिए। स्कूल तो एकदम नहीं। जो 8 के ऊपर बच्चे हैं, 8, 9, 10 उसके ऊपर बच्चे, वो जाएं सुबह। अब यहां स्थिति इतनी बदतर हो गई है हिंदुस्तान में, भेड़ चाल देखिए कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं कब, जबकि वो सोने का समय उनका 3 साल की उम्र है, 3.5 साल की उम्र है, वो 3 साल की उम्र से ही भर्ती कराना शुरू कर देते हैं। किसके लिए भर्ती करा रहे हैं वो वहां जाए खेलेगा खाली। अच्छा, ये तो घर में भी कर सकता है वो काम, इसके लिए तो स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने वो दे रहा है और वो यही काम करने के लिए वहां स्कूल भेजा जा रहा है। सर आप कम बोल रहे हैं। सर मुंबई की बात बताऊं, सामान्य स्कूल में, नर्सरी में कम से कम 90,000 रुपए पर ईयर लगता है। 90,000 मतलब 12,96 हाँ, 7,500 महीना होगा जरूर। मैं तो ये उसे सामान्य मतलब बहुत बढ़िया नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य बात। असल बात यह है कि आपके यहाँ एजुकेशन का जो पूरा बात, जब चाइना की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं बोलना चाहता हूं उसे लोग सीखें। वो 3 या 4 साल से बच्चे को पिकअप करते हैं और पहले वो सूचना उस बच्चे से ही पूछ के, उसकी रुचि देख के तय करते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा। अगर कोई बच्चा कहता है मैं खेलना चाहता हूं, तो वो खेल में ही लगा देते हैं उसे।
तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जिनकी 12-13 साल 14 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र है, वो ओलंपिक तक चले जाते हैं उनके बच्चे। विश्व के हर महत्वपूर्ण इवेंट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसे स्कूल बच्चों के जिनमें 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं मिनिमम, ऐसे कम से कम 7-8 स्कूल पूरे चाइना में होंगे जिनमें के वो हर इलाके से बच्चे रिक्रूट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के 4-4 साल के बच्चे वो रिक्रूट करते हैं और वो ले जाते हैं और वो उनका सारी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। ठीक यही चीज सोवियत संघ में हुई पहले, रिजल्ट बहुत बेहतर है। सोवियत संघ ने पूरे ओलंपिक के रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे कैपिटलिस्ट दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए अपने बच्चों को डेवलप करके। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो जो कि विद्यार्थियों बच्चों के और यूथ के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ का यूथ जो है ना बड़ा कमजोर होता है, वो उतना हट्टा कट्टा साउंड नहीं होता जैसा कि उसे होना चाहिए। क्यों? कोई तो चीज है ऐसी जो मिसिंग है। जो सो कॉल्ड खाते पीते परिवार के लोग हैं उनके भी बच्चे हट्टे कट्ठे नहीं होते, बुलबुल हो जाते हैं। बल्कि हालत यह है कि पिछले 75 साल का अगर आप डाटा कलेक्ट करें हेल्थ का, तो हमारे मध्य वर्ग के बच्चों की हेल्थ में डिक्लाइन हुआ है, डिटोरिएट की है, वो ताकतवर नहीं बने। चाइना की स्थिति क्या है? चाइना की स्थिति है कि चाइना में पूरी की पूरी जनरेशन जो कि नशे में धुत थी, वो पूरी की पूरी जनरेशन बदल दी उन्होंने। आज वहां हर नस्ल के 2 इंच लंबाई बढ़ गई है, 2 इंच। हमारे यहां लंबाई घट गई है। तो आपके यहां जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर यह है कि आप अगर बहुत ही अच्छे समृद्ध हो। अब आप देखिए, मुकेश अंबानी से ज्यादा समर्थ तो कोई नहीं हो सकता। मुकेश अंबानी के बच्चे उठा के देख लीजिए हाइट क्या है, आपको समझ में आई। और चाइना के किसी भी कैपिटलिस्ट की और किसी भी मिडिल क्लास के व्यक्ति की बच्चा उठा के देखिए, उसकी हाइट देखिए, 6 फुट से नीचे कोई नहीं मिलेगा आपको। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो हाइट है ना, ये हाइट ये हमारी जो देही यष्टि है, ये हम सलमान खान को देख के और फिल्म को देख के तय न करें। हम ये साधारण जो मिडिल क्लास के लोग, सामान्य लोग हैं, उन्हें देखें हम, तो हम पाएंगे कि हमारे यहां देही यष्टि में गिरावट आई है। और देही यष्टि में आई गिरावट इस बात का सबूत है कि हमारे यहां मिडिल क्लास भी सुखी वर्ग नहीं है, सुखी वर्ग नहीं है। अगर वो सुखी वर्ग होता, आप जाइए हॉस्पिटल जाइए, मैं जाता हूं और मुझे देख के बहुत ही परेशानी होती है। तब ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग, खाते पीते लोग लाइन लगाए हुए हैं। आप सोवियत संघ में जाइए आज भी, आप चाइना में जाइए आज भी, आपको हट्टे कट्ठे लोग वहां नहीं मिलेंगे। हमारे यहां तो जो स्वस्थ लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो हॉस्पिटल में लाइन में लगे हुए। जो मिडिल क्लास के खाते पीते लोग हैं वो लाइन में लगे हुए। सो पहली दूसरी समस्या ये है कि एजुकेशन के साथ साथ जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधा है, वो आपके जब तक वॉकेबल रूट पर ना हो, घर से निकले और आप सीधे पहुंच जाएं, आपकी स्थिति एकदम बदल जाएगी। तो आप तो इसके लिए पक्ष में ही नहीं है कि यूथ को यह सुविधा मिले कि वो जाके अगर उसकी तबीयत खराब है तो पैरासीटामोल एक हेल्थ सेंटर से ले आए। स्थिति की भयावहता ये समझ लीजिए कि जो गांव में हेल्थ सेंटर है वहां डॉक्टर जाना नहीं चाहते। देश प्रेम, वही व्यक्ति, वही डॉक्टर मुझे सोशल मीडिया पर देश प्रेम का उपदेश दे जिसकी कि सर्विस कंडीशन का हिस्सा था कि वह एमबीबीएस करने के बाद में 2 साल के लिए गांव में जाके सर्विस देगा, वो गांव में नहीं जाता, वो बहाने खोजता है। आप उठा के देखिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकले हुए जितने भी मेडिकल एमबीबीएस करके और एमडी करके लड़के निकले, वो कितने लोग गांव में गए? कोई नहीं जाता। प्राइवेट में तो सर क्या होता है कि प्राइवेट में तो बहुत पैसा खर्च करते हैं माँ बाप, लेकिन जो सरकारी में पढ़ के, मैं बतलाऊं, उदाहरण दूं आपको कि पीएमसीएच में पढ़ के या वहाँ सरकारी अस्पताल में पढ़ करके, कॉलेज में पढ़ करके, गांव के बच्चे जो गांव से आए हुए होते हैं वो भी गांव नहीं जाना चाहते। वो भी चाहते हैं कि वो जो है राजधानी में रहे। एक और टेंडेंसी में देखिए सर, एक और टेंडेंसी देखिए
कि मैं ढेर सारे डॉक्टरों को उनको जानता हूँ, उन लोगों से मेरा संवाद है, मेरे घर में भी कई ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है या और लोग हैं जो गाँव वाले। सरकारी संस्थानों में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ हेल्थ मिनिस्टर का इतना इंटरफेयर है कि वो कब कहाँ भेज दिए, ट्रांसफर करते, जरा सी बात उससे ऊंच नीच हो जाए तो वो चाहते हैं कि हमें नौकरी करना ही नहीं है आपकी, हम पढ़ ली, हमने पढ़ाई कर ली है, हमको अब किसी प्राइवेट संस्थान में, हॉस्पिटल में नौकरी करना है, जहाँ रहना। और एक और लाइन दे दूँ आपको, बिहार की बात बता रहा हूँ। अभी पटना के कलेक्टर को, राजधानी पटना के कलेक्टर को डेंगू हो गया और डेंगू का इलाज कराने के लिए वो आदमी गया, पटना का एक हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां गया और वहां चीफ मिनिस्टर उससे मिलने गए। अब ये कितनी विडम्बनापूर्ण बात है सर कि बिहार स्टेट पीएमसी एक इतना बड़ा हॉस्पिटल और वहां कलेक्टर इलाज कराने नहीं जाता है, चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहा कि यहाँ इलाज क्यों नहीं कराया। पारस हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ तमाम तरीके के अनियमितताओं की घटनाएं आती रहती है, कैसे पैसा सूट लिया, कैसे फलाना हुआ। अब ये विडम्बना नहीं तो क्या है सर, इस पे सर बतलाइए, कैसे कैसे अब लड़के जाए, कैसा समाज। देखिए, उसका एक बड़ा कारण यही है कि आपके यहाँ जो आपने सिस्टम बनाया, आपका खुद ही उस पर विश्वास नहीं है। जो सिस्टम चला रहे हैं लोग, आप तो डीएम की बात कर रहे हैं ना, जब कोरोना पीरियड में, जब दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर कोरोना के शिकार हुए तो वो एम्स से नहीं भाग रहे थे, वो अपोलो और दूसरे वेदांता में आप भाग रहे थे कि वेदांता में जाएंगे। अब मुसीबत क्या है कि आप खुद अपने डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते। इसमें जो सबसे जो बड़ी पिक्चर बनती है इसमें, जिसे कि हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखें, वो ये कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई है, एजुकेशन डेवलप हुई है, या इवन मीडिया में जो चीज़ डेवलप हुई है, उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है? जो कि वो कॉमन ये है कि हम अब हर चीज़ पर अविश्वास करते हैं। मुझे मिनिमम तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि धनंजय एक भला आदमी है। अब मैं क्या जानूं कि वो क्या करता है, इसके लिए मैं क्यों खोजबीन करूं ज्यादा। एक ह्यूमन फेथ, बिना ह्यूमन फेथ के आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आज की ट्रेजेडी यह है कि हर स्तर पर संदेह और अविश्वास को एक तरह से जेहन में उतार दिया गया है। पीएम को भी विश्वास नहीं है किसी पर, गृह मंत्री को विश्वास नहीं है। वेदांता में इलाज कराने के लिए सब लोग भागे थे कोरोना पीरियड में। तो समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि अगर आप मनुष्य पर ही विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो जैसा भी हो, मैं कह रहा हूं एकदम नोटोरियस क्रिमिनल हो, उस पर भी मुझे विश्वास करना होगा कि वो मेरे देश का है, मेरे शहर का है, मेरा परिचित है। दिक्कत यहां हो गई है कि हमने अब लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। तो जाहिर है कि सरकारी संस्थानों पे तो बहुत जोर से, सरकारी संस्थानों के बारे में तो ऐसा फैला दिया गया है जो गलत ही है, ऐसा कर दिया है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो डॉक्टर ने कहा कि सर आप कहीं और चले जाइए, और हम तो जितना कर सकते किया, अब हमको लगता नहीं बच पाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि जो प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाएं वो आप दीजिए। तो बोले कि अब तो भगवान ही मानेंगे। भगवान से हम बात कर लेंगे, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, आप खाली दवा की व्यवस्था कीजिए। मैं आईसीयू में था, वो मुझे आईसीयू में कह रहा था उठा के अब आप चले जाइए कहीं और। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा कहीं नहीं, आपके हाथ से ही मरूंगा, तो आप पढ़े लिखे आदमी है ना, मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आप एमडी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और जिम्मेदार आदमी हैं। अगर आपके हाथ मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, दूसरे के भी हाथ से मर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस हैरानी में क्यों जाऊं, पैसे सब जगह लगेंगे। समस्या जिसने के मेरी 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 अनेक बार ये इस बात में मदद हुई है, ह्यूमन फेथ। अगर हम ह्यूमन फेथ छोड़ देंगे, वो भला आदमी भी हो सकता है, बुरा आदमी भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है। मैं आपको एक विलक्षण घटना बताऊं। मैं लेफ्ट फ्रंट के कैंपेन के लिए बंगाल में जगह जगह जाता था। तो एक बार मैं गया हुआ था बिल्कुल मटिया उर्ज के इलाके में, जो बिल्कुल बहुत ही देन था क्रिमिनल्स का। तो वहां जिस जगह मैं मीटिंग करने गया, तो उस जगह एक गुंडा था जिसका बड़ा नक्शा था, और वो कांग्रेस के साथ हुआ करता था। अब वो कई कत्ल कर चुका था, वो बदनाम था, वो किसी को मीटिंग नहीं करने देता था। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं किसी को जानता बनता नहीं था, मेरे सिर्फ एक दो विद्यार्थी थे। मैं चला गया, मैं मीटिंग करने। अब मैं जब मीटिंग शुरू की मैंने, तो वो मीटिंग के दौरान ही वो नमाज शुरू हुई, और नमाज के दौरान ही वो व्यक्ति 50-60 लोगों को, हथियारबंद लोगों को लेकर मीटिंग में एंटर किया। अच्छा, जो ही नमाज शुरू हुई, मैंने भाषण देना बंद कर दिया। अब
उसने देखा कि तो बोल रही है, वो आया था इसी हिसाब से, मुस्लिम था, वो आया इसी हिसाब से कि मैं अगर नमाज के दौरान भाषण देता हूं तो वो मेरे ऊपर अटैक करेगा। तो जो उसने देखा कि मैं तो सम्मान में नमाज के लिए मैंने बंद कर दिया और मैं बैठ गया, तो उसने मुझे आया, आके उसने मंच पे मेरे पैर छुए और उसने कहा कि सर मैं तो कुछ दूसरी चीज सोच के आया था। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्यों आए? मैंने कहा बैठो सामने लेक्चर सुन के जाओ। तो वो बैठा, तो उसने मेरे सामने एक समस्या रखी, जैसे भड़काने वाली समस्या जैसे कहते हैं। उस समय वहां मस्जिद में पानी नहीं आ रहा था 2 दिन से, और लोग बड़े परेशान थे, और मैं मस्जिद के दरवाजे पर ही भाषण दे रहा था सामने। कलकत्ता की बात कर रहे हैं सर? कलकत्ता में मटिया बुर्ज के इलाके की, अच्छा। जो सघन मुस्लिम आबादी है, करीब 30 लाख लोग रहते होंगे मुसलमान। तो मैंने कहा कि मैंने स्पीच में कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि पानी आएगा इसमें। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था पानी कैसे आएगा मैं किसी को जानता वानता नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि पानी आएगा, आप घबराइए मत, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग सब थक गए। कलीमुद्दीन शम्स उस इलाके से मंत्री थे और वो फॉरवर्ड ब्लॉक के थे, लेकिन पानी नहीं आ रहा था वहां। अब बहुत जेन्युइन समस्या है। मैं सीधे मतलब पार्टी ऑफिस गया, मैंने कहा कि किसी भी कॉस्ट पर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर रात में पहुंचने चाहिए और पानी सुबह दिखाई देना चाहिए, मैं नहीं जानता। लोगों ने कहा कैसे हो सकता है, ये है वो। मैंने कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं कल फिर दोबारा जाऊंगा मीटिंग करने, क्योंकि मैं कमिट करके आया हूं। कमिट नहीं करके आया हूं, मैं गुंडों के खिलाफ में विश्वास दिला के आया हूं मैं। तो साहब रात में इंजीनियर भेजे गए, मजदूर भेजे गए, और वो साहब खुदाई करके पानी तैयार किया गया और निकाला गया और पहुंचाया गया। मैं दूसरे दिन फिर पहुंचा शाम को क्लास करने के बाद में। मैंने कहा आज फिर मीटिंग होगी। वो लड़का आया जिसका कि सिर्फ काम कत्ल करना था, वो सिर्फ वायलेंस करता था। तो आया, तो मैंने उसे मंच पर बिठाया अपने साथ, बेहिचक था वो कांग्रेस में, और मैंने कहा तू बैठ यहां। अब वो उसके तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति, क्योंकि कोई तो लेफ्ट फ्रंट का आदमी उसे बैठने नहीं देता था। अंत में वो जहां जो चीज पहुंची, कन्वर्ट हुई, उसने वो गुंडागर्दी छोड़ दी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मुझे किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो जिस काम में लगा हो, मुझे उस पर विश्वास करना होगा। वो राक्षस हो या वो राम हो या मनुष्य हो, जो भी हो, मुझे उस पर विश्वास करना हो। ये जो चीज है, ये चीज गायब हो गई है हम लोगों के बीच में। हम खोजने लगे, अच्छा उसकी विचारधारा क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए, मुझे एक आदमी चाहिए। ये जो चीज है, ये चीज मेरे अंदर प्रेम पैदा करती है। एक अन्य चीज बता रहा हूं जो कि अनुभव की चीज है। मेरे क्लास में एक लड़की आती थी, बुर्का पहन के आती थी। अब मैं बड़ा परेशान था कि किसी बुर्का कैसे छुड़वाऊं इसका। तो मैंने एक दिन हंस के ऐसे ही कहा कि भाई मैं तुम्हारा चेहरा ही नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं क्लास कैसे लूं? क्लास भरी हुई थी पूरी। तो मैंने कहा कम से कम क्लास में तो बुर्का हटा दिया करो, जिससे मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। तो उसने साहब मेरे कहने से बुर्का हटा दिया। 2-3 दिन चलता रहा ये। मैं 3 दिन बाद मैंने कहा कि तुम जब क्लास आती हो ना, तो नीचे बुर्का उठा के अपने बैग में रख लिया करो, कैंपस में तुम बिना बुर्के घूमोगे, अच्छा लगेगा। उसने बात मानी। अच्छा, मुझे मालूम था कि वो मेरे प्रति बहुत आस्थावान है। अब वो लड़की साहब, उसने बुर्का उतार के जब वो आए कैंपस में घुसे, तो बुर्का जेब में बैग में रख ले। 7-8-10 दिन बाद मैंने कहा कि तुम बस से उतरते ही बुर्का उतार लिया करो। तो बस से उतरते ही बुर्का उतार ले, और कैंपस तक वो पैदल आए बिना बुर्के के। 1 महीने के बाद कहा कि अब तुम घर जाओगी बिना बुर्के के, और जाके मेरा नाम लेना अपने पिता से, और कोई बात हो, वही मटिया बुर्ज इलाका जो मुसलमानों का एकदम डेन जिसे कहें। वो लड़की घर गई, तो घर पे जाके उसने पापा से कहा, तो पापा बड़ा ही नाराज कि तुम बुर्का के बिना आई हो आज। तो उन्होंने कहा कि सर ने कहा है मेरे ने। तो उनका सर से हमारी बात कराओ। तो बोले कल ले आऊंगी मैं उनको। बोले आएंगे यहाँ? मेरे को बोले जरूर आएंगे। मैं कह दिया था मैं जरूर जाऊंगा तेरे यहाँ। मैं गया घर, तो वो सब मेरे लिए पानी वानी लाए, कुछ नमकीन लाए, कुछ मिठाई लाई। मैंने कहा कि मैं तो रस की मिठाई खाता हूँ और तो कुछ खाता नहीं हूँ। तो उन्होंने रस की मिठाई लाई, मैंने खाई। उन्हें लगा कि आदमी थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो मैंने कहा कि इस लड़की के भविष्य के लिए जरूरी है कि ये अपने मन से कपड़ा पहने, बस इतनी सी बात मान लीजिए आप।
अगर इसे अच्छा लगे ये बुर्का पहने, इसे अच्छा न लगे बुर्का न पहने। शुरुआत मैंने जरूर इसकी कराई। जब उस लड़की की नौकरी लगी दुबई में एज ए टीचर, उस लड़की ने मुझे फोन किया, बोले सर मैं भूल, अच्छा वो जाने के पहले मिलके गई थी मुझसे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आदमी बदलेगा कैसे जब तक मैं उसे इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसका विश्वास नहीं जीतूंगा। हमने एजुकेशन में ऐसा माहौल पैदा किया है कि हम विद्यार्थी का विश्वास तो जीतते ही नहीं है। हम तो क्लास लेते हैं और चले जाते हैं, एक तरह से खिलौने की तरह क्लास में आते हैं, वो खेलते हैं, हम खेलते हैं उनसे और हम चले जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। जी नहीं, मेरा क्लास के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए। मैं उनके सुख दुख को जानूं और उसको एक नई दिशा दूं। मेरा काम यह नहीं है कि जो जैसा है वैसा ही चला जाए। रिकॉर्ड है ये, आप किसी से भी पूछ लिए। कलकत्ता में 27 साल मैंने पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी वाइस चांसलर तक हैं, प्रोफेसर तक है। मैं कभी किसी को फोन नहीं करता, मतलब 2-4 लोग होंगे, उनमें एक आप भी हैं जिनसे मेरी फोन पे बात होती है, मैं फोन करता हूं। नॉर्मली क्या है, कारण क्या है, मेरा कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। हां, किसी को अगर दिक्कत होगी और वो नॉक करेगा मुझे, तो मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा अगर मेरे हाथ में है। मैं नौकरी नहीं लगा सकता, लेकिन मैं एक काम में हेल्प तो कर सकता हूं ना। मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दिक्कत क्या है कि शिक्षा का ह्यूमन रिलेशंस को मजबूत बनाने में जो रोल होता था वो खत्म हो गया है। सर मैं एक और सवाल लेना चाहता हूँ, फिर मैं ब्रेक करूंगा क्योंकि 41 मिनट हो रहा है। मैं एक और सवाल जो मुझे युवा से जुड़ा हुआ दिख रहा है, शिक्षा से, ये जो शिक्षा की जब बात आती है, युवाओं की जब बात आती है, तो उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि पढ़ाई का संदर्भ जो है वो सिर्फ नौकरी से। पढ़ाना इसलिए है कि खास करके अब जहाँ भी देख रहे हैं, गाँव का समाज तो पूरा का पूरा वही है कि पढ़ाना इसलिए है कि नौकरी मिलेगी। नहीं पढ़ोगे तो, एक मतलब आम तौर पे डायलॉग है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी, और नौकरी नहीं करोगे तो जियोगे कैसे, परिवार कैसे पालोगे। ये आम जुमला है घरों में। तो ये जो पढ़ाई का संबंध क्या सिर्फ आजीविका से है, और आजीविका से अगर है तो क्या हम वो आजीविका लायक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों नहीं दे पा रहे? आजीविका से शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। आजीविका वे लोग भी कमाते हैं और कमा रहे हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वे लोग भी आजीविका कमा रहे हैं। ये हम दिमाग से निकाल दें कि आजीविका का संबंध जो है वो शिक्षा से, और ये शिक्षा का आजीविका से। हाँ, ये बेहतर शिक्षा हो सकती है तो वो उसे बेहतर आजीविका भी मिल सकती है, लेकिन हम पढ़ाई सिर्फ आजीविका के लिए करेंगे, ये चीज अपने आप में खतरनाक है। और ये हुई कैसे हुई, इसलिए है कि ये जो हम, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि गेट एग्रीमेंट, जो विश्व व्यापार संगठन के तहत जो हमारे व्यापारिक समझौते हुए, उस व्यापारिक समझौते में एक हिस्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ भी है, जिसमें कि ये माना गया कि अब शिक्षा ज्ञान लेने और देने की चीज नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब है सेवा। अब शिक्षा को सर्विस सेक्टर में डाल दिया गया और भारत सरकार ने उस पर दस्तखत किए हैं। और इसके चलते हुआ यह है कि अब जब शिक्षा सेवा में कन्वर्ट हो गई तो शिक्षक सेवक हो गया और वे सेवा के उपभोक्ता हो गए विद्यार्थी। तो शिक्षक और छात्र का संबंध ही बदल गया, शिक्षा का उद्देश्य बदल गया, और यह उद्देश्य बदला है बहुत ही सिस्टमेटिकली, और अभी क्लाइमैक्स पर है वो। शिक्षा सेवा नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब यह है कि हम विद्यार्थी के अंदर, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में समानता का भाव पैदा करें। और समानता कैसी, वो सामाजिक समानता खाली नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में समानता। मैं जितनी चीजें जानता हूं, मेरे विद्यार्थी के अंदर यह ललक पैदा हो, मेरे अंदर यह कोशिश हो कि मेरा विद्यार्थी उठ के मेरे बराबर खड़ा हो। हमने स्थिति यह पैदा की है कि हम ये चाहते ही नहीं है कि ज्ञान के क्षेत्र में समानता पैदा की जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमने क्लास ली और तुम घर जाओ। विद्यार्थी ने भी ये मान लिया कि क्लास हो गई तो पढ़ाई हो गई। जी नहीं, क्लास से पढ़ाई की शुरुआत तो होती है, लेकिन क्लास में पढ़ाई खत्म नहीं होती। क्लास में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक है शिक्षक और एक है विद्यार्थी, और तीसरा है एनवायरनमेंट।
जिस एनवायरनमेंट में विद्यार्थी पढ़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस एनवायरनमेंट को बनाने में उस इंस्टीट्यूशन की जिसमें वो पढ़ाई हो रही है, उस टीचर की और उस विद्यार्थी की, इन सब की बड़ी भूमिका होती है। और सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? आपके आपस में किस तरह के संबंधों, किस तरह का दृष्टिकोण है। अगर मैंने विद्यार्थी के साथ में दृष्टिकोण ये बनाया है कि वो चूंकि फीस देता है तो पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे कब कहा जा रहा है रिसोर्स मोबिलाइज करो तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तो जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा फीस बढ़ाओ, तनख्वाह लेनी है तो फीस बढ़ाओ। नहीं, शिक्षा का लक्ष्य रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा संप्रसारित किया जाए और ज्ञान के क्षेत्र में जो असमानता है उसे खत्म किया जाए। अब ज्ञान के प्रति लालच नहीं है, ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं है, बल्कि किसके प्रति आकर्षण है? नौकरी के प्रति, कैरियर के प्रति। तो सबसे अच्छा टीचर कौन है? जो नौकरी दिलाए। वो नहीं जिसके पास अच्छी नॉलेज है, उसको तो बेकार समझते हैं। वो जानते हैं नौकरी तो दिला नहीं सकता। मैं बदनाम रहा हूं पूरी लाइफ में इसके लिए कि मैं नौकरी नहीं दिला सकता। मैं साफ कहता था मैं नौकरी नहीं दिला, जबकि मैं मुख्यमंत्री को भी जानता था, मेरी इज्जत भी करते थे लोग, लेकिन सबको मालूम थी कि मैं नौकरी के लिए ना तो कहूंगा और न जाऊंगा, न मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा कि मुझे किसी सिलेक्शन कमेटी में भेजा जाए। पूरी लाइफ निकल गई मेरी, कभी मैं उस रास्ते गया ही नहीं कि मुझे ये चीज अपने अंदर कल्टीवेट करनी है। तो ये टीचर की भी एक जिम्मेदारी होती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता के साथ में अपने को नाभिनालबद्ध न करे। वो अपनी एक स्वायत्त सत्ता है उसका विकास करे, उसका संप्रसार करे और उसमें जो वो काम कर सकता है वो करे। अब दिक्कत यहां हो गई है, अब वह सत्ता का एजेंट बनना चाहता है, सत्ता से जुड़ना चाहता है, सत्ता का भोंपू बनना चाहता है। हाँ, मुझे पॉलिटिक्स करनी थी, मैं राजनीति में भाग लेता था एक शिक्षक के नाते, लेकिन मैं इलेक्शन में, क्लास में नहीं। क्लास मेरे लिए एक प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एक ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये प्रोफेशनल और ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप तभी अर्जित कर सकते हैं जबकि आप शिक्षा के महत्व को खुद जाने। अभी क्या है कि शिक्षक स्वयं शिक्षा के महत्व को नहीं जानता कि शिक्षा का महत्व क्या है। वाइस चांसलर स्वयं शिक्षा के महत्व को नहीं जानते कि शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा का एक महत्व है, बहुत ही साफ बता रहा हूं, वो विद्यार्थी के लिए भी है, वो शिक्षक के लिए भी है, वो किसी भी संस्थान के लिए भी है। वो ये शिक्षा के क्षेत्र में जब हम कॉलेज के बाउंड्री में दाखिल होते हैं, स्कूल की बाउंड्री में दाखिल होते हैं, हम यूनिवर्सिटी बाउंड्री में दाखिल होते हैं, तो एकदम कंप्लीट फ्रीडम। जब तक आप विद्यार्थी को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, विद्यार्थी की ज्ञान चेतना का विकास नहीं होगा। आपने अगर नियम बनाए हो और नियम से चलेंगे लोग, बेटा अटेंडेंस देनी है, बेटा को क्लास में उसी समय रहना है, नहीं रह पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। जेएनयू क्यों अच्छा लगता है लोगों को? आज भी जेएनयू सबसे अच्छा संस्थान क्यों है? क्योंकि जेएनयू में कंप्लीट एकेडमिक फ्रीडम है, वहां अटेंडेंस नहीं लगती। बिना अटेंडेंस के विद्यार्थी 99% क्लासेस अटेंड करते हैं, वहां कभी ड्रॉप आउट नहीं होता। क्यों? आपकी इच्छा है करिए, आपकी इच्छा है मत करिए। आप पूरा हो सकता है एक सेमेस्टर पूरे आप क्लास ही ना जाएं और फिर सारे काम करें, परीक्षाएं दे लें और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। आपने टीचर की शक्ल ही नहीं देखी, लेकिन आप इसके बावजूद परीक्षा देने जाएं और पास हो जाएं। शिक्षा का अर्थ है कि कंप्लीट फ्रीडम। शिक्षा नियम में नहीं बांधती। अभी स्थिति यह है कि हर जगह नियम और पाबंदियां इस कदर आ गई हैं कि अब विद्यार्थी सोच ही नहीं पाता पाबंदियों के बिना। मेरी पढ़ाई जिस तरह से हुई है, मैं तो बिना पाबंदियों के पढ़ा हूं। मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ता था, वहां कोई नियम नहीं था। जेएनयू गया, वहां कोई नियम नहीं था। आपकी इच्छा है पढ़ लीजिए, आपकी इच्छा है मत पढ़िए। आप पढ़ लेंगे तो आप परीक्षा दे लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई दबाव। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक टीचर के नाते आप विद्यार्थी की हर तरह से केयर करेंगे। उसमें वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो मेरिटोरियस है, और वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो कि अभावग्रस्त है, और वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो कि एवरेज हैं। हमारे लिए विद्यार्थी की केयर करने का भाव, उसको संरक्षण और उससे पल्लवित और पुष्पित करने का भाव हमारे यहां से गायब हो चुका है। हम ये जानते ही नहीं है। आप पूछिए, मेरे यहाँ रिकॉर्ड था ये कि मैं घर में कैसे रहता हूं ये जानने के लिए हर साल हर सेमेस्टर में जब विद्यार्थी दाखिले लेते थे तो वो लड़कियों में ये
एक तरह से घोड़दौड़ मस्ती थी। पूछिएगा आप, आपके वहां बंबई में भी वो विद्यार्थी पढ़ाते हैं और काम करते हैं, आप उनमें से आप जानते भी हैं कुछ को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। दिक्कत कहां है कि मेरे घर आने के लिए तरसते थे कि हम किसी भी तरह सर के घर जाएंगे, हम देखना चाहेंगे। मेरा घर, एक शिक्षक का घर सबके लिए खुला होना चाहिए, मेरे यहां बंदिश नहीं हो सकती। अभी स्थिति क्या है कि शिक्षक के यहां जाने से कतराते हैं लोग, संकोच करते हैं, उसके चैम्बर में जाने से संकोच करते हैं, उससे सवाल पूछने से संकोच करते हैं। तो वे अपनी निजी चीज कहां शेयर करेंगे, उन्हें कौन मदद करेगा। एक शिक्षक उसके जीवन का मार्गदर्शक होता है। जब शिक्षक मार्गदर्शक होगा तो विद्यार्थी शिक्षक पर जान छिड़केंगे। अब विद्यार्थी शिक्षक पर जान नहीं छिड़कते, बल्कि हालत यह है कि जान ले लेते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दुतरफा खेल है। विद्यार्थी को भी जीवन तो होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। एक घटना बता रहा हूं जिससे आप उसका अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ 1983 की बात थी। जेएनयू में घेराव चल रहा था वाइस चांसलर का घर पर, और वो वाइस चांसलर था जो कि राजीव गांधी का ब्लू बॉय था, और वो उसने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, और सारे विद्यार्थी घेरे हुए थे, और वो घर बंद किया हुआ था, और 400 विद्यार्थियों ने घेरा हुआ था उसे, और चारों तरफ से सांस बंद थी, पंखा बंद, बिजली बंद, सब बंद उसका। मैं जब ये घेराव शुरू हुआ उसके बाद में चला गया था कहीं काम से शहर में। मैं शाम को लौट के आया तो देखा कि बहुत बुरी हालत है ये तो। मैं सफाई के प्रेसिडेंट था, मैंने कहा कि खिड़कियां खोलो, ये बिजली किसने काटी? तो विद्यार्थियों ने कहा हमने काटी। वो सारे लोग अभी टॉप रेडिकल जर्नलिस्ट हैं, ये आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं, हमने घेराव का निर्णय लिया है, जान से मारने का निर्णय नहीं लिया है। साफ खिड़कियां खोली गई, मिस्त्री बुलाया गया, बिजली कनेक्ट की गई, पंखे चलवाए गए। मैंने वाइस चांसलर से कहा कि सर आप ये बताइए कि आप डिनर क्या करेंगे? सारे लोग नाराज। मैंने कहा नहीं, घेराव होगा लेकिन डिनर तो होगा। तुम डिनर कराओगे, डिनर कैसे नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? 6 लोग थे, और वो 6 के 6 नोटोरियस प्रशासन में, समझ रहे? लेकिन मेरा एटीट्यूड क्या होगा, एक एज ए स्टूडेंट लीडर, तो साहब बाकायदा नरूला से खाना मंगाया गया उनके लिए, हमने मंगाया, वो खाना कर खाएंगे। अच्छा, उनका सारा बंद कर रखा है इन्होंने, सारा, और बाहर नारे लग रहे हैं कोलैबोरेटर डाउन डाउन मेरे खिलाफ, और मैंने इस चीजें झेली। मैंने कहा नहीं, इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। ह्यूमन रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज वाइस चांसलर, कल वाइस चांसलर नहीं रहेगा, लेकिन आपका ये एटीट्यूड ये हमेशा दर्ज रहेगा। एक और घटना बता रहा हूं मैं आपको। इमरजेंसी के खिलाफ में, जब इमरजेंसी के बाद जेएनयू में प्रतिवाद हो रहा था, तो बीडी नाग चौधरी को आउट ऑफ बाउंड डिक्लेयर कर दिया था, और बीडी नाग चौधरी कैंपस नहीं आते थे। बीडी नाग चौधरी की बेटी की शादी हुई, तो जब इन्विटेशन आया स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट के पास, तो ये समस्या थी कि जिसका वाइकआउट कर रहे हैं उसके क्या बेटी की शादी में जाएंगे? तो कहा कि जरूर जाएंगे, उसकी बेटी हमारी बहन लगती है। सीताराम येचुरी उसकी बेटी की शादी में गए, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच यह है कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति ये हमारा क्लास एनिमी नहीं है। XYZ, वो किसी दल का हो, पार्टी का हो, किसी का भी हो। जो चीज हमें शिक्षा सिखाती है वो ये है कि मानवीय संबंध सबसे बड़े संबंध होते हैं, मानवीय मूल्य सबसे बड़े मूल्य होते हैं, और उसमें जो उदार मूल्य हैं, अभी क्या है कि उदार मूल्य तो भूल गए हम, उदारवादी मूल्य जान। अब पेट किससे भरा जाएगा, उन मूल्यों को हम जानते हैं। दिक्कत यहां है। सर, समय जो है ये हो गया है, 54 मिनट हो गया है। हालांकि आपको रोकना बड़ा आसान काम नहीं होता है। कई बार सोचता हूं कहां रोके, लेकिन हर अगली लाइन जो है आप एक नया अध्याय खोल देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता है, और समय की सीमा है, हमारी सीमा, समय की सीमा नहीं, हमारी सीमा नहीं, ठीक है कि हम जो है कितनी तरह रखें। तो सर, आप जो है कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम ये कार्यक्रम लगातार दोस्तों जारी रखेंगे। सर के अंदर जो ज्ञान है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान, मतलब वो किताबी ज्ञान में नहीं मानता, ज्ञान तो दुनिया भर की किताबों में है, लेकिन जो ज्ञान अनुभवों से आता है, किताब, अनुभव, दूसरे की उदाहरण। मैं एक चीज और बोलूंगा, वो जरूरी है, वो तो बिना उसके मजा नहीं आएगा।
वो मैं तुम्हारे 2 मिनट में ही बोल दूंगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे टाइम पीरियड में शिक्षकों को ये ट्यूशन करना बंद कर देना चाहिए। मैं ट्यूशन नहीं करता, मैंने कभी जीवन में ट्यूशन नहीं किया। मैं कर सकता था, मैंने जहां जरूरी था मैंने पढ़ाया भी है लोगों को, ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन ट्यूशन नहीं की। मेरे यहां कभी भी कोई विद्यार्थी फोन कर सकता है, आ सकता है, पूछ सकता है मुझसे कि मेरी ये समस्या है, बताइए मैं क्या पढ़ूं। एक शिक्षक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो होल टाइमर है एजुकेशन का, वो पार्ट टाइमर नहीं है, कि विद्यार्थी जब भी उसको नॉक करे वो फ्री में पढ़ाए और बताए। स्थिति ये हो गई है कि अब हम क्लास में नहीं पढ़ाते, हम ट्यूशन में पढ़ाते हैं। इसने शिक्षा का और शिक्षक का दर्जा गिरा दिया है। हम यूथ को प्रेरणा देंगे कहां से? क्योंकि आपके पास में पैसे के अलावा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक लड़की जिसने जो कोरोना पीरियड में जिसकी पीएचडी तैयार हो गई, वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में थी वो, और उसने सोशल मीडिया में पीएचडी की थी, और वो मेरे संपर्क में थी। मैं कभी मिला नहीं आज तक उससे। कोरोना में लॉकडाउन में उसका फोन आया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरी पीएचडी में 1 महीना जमा करने के लिए बाकी है और उसके बाद में वो जमा नहीं होगी, 2 मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं भी, मैं कोशिश कर रही हूं, कोई कहीं से छप नहीं रहा है, मेरे शिक्षक भी मदद नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि तुम बताओ अपना क्या दिक्कत है। तो बोले कि मैंने कहा कि ठीक है मैं पता करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक कार्ड था मेरे पास, तो मैंने उसे फोन किया, वो लखनऊ में टीचर है। मैं उससे कभी मिला नहीं, उसने ऐसे ही जगह मिल गया रास्ते में, तो उसने कहा मैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दो, कभी काम तुम भी आ जाओगे। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा तुम मैगजीन निकालते? बोले हाँ निकालता हूँ। तो मैंने कहा, वो आरएसएस का आदमी, इसलिए कह रहा हूँ वो लेफ्ट नहीं तो आरएसएस का आदमी। तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम्हारी मैगजीन का अगला अंक कब आ रहा है? बोले सर 5-6 दिन में आ जाएगा। तो मैंने कहा उसे रोक लो। बोले सर क्यों? मैंने कहा बहुत जरूरी है, रोक लो। बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो रोक ले। मैंने कहा एक लड़की है, उसके 2 रिसर्च पेपर छपने हैं, वो तुम ईमेल दो अपना मुझे, मैं उसे ईमेल दूंगा, वो तुम्हें भेजेगी, और तुम इसी अंक में उसके दोनों आर्टिकल छाप के दोगे और पैसे नहीं लोगे और उसे फोन नहीं करोगे। बोले कि ठीक है सर। उसने साहब 5 दिन के अंदर वो उसका दोनों रिसर्च पेपर छाप दिए। अब उस धनंजय, उस लड़की की तुम उमंग की और खुशी की तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। वो पागल कि सर मुझे किसी तरह से एक बार मिल लेने दीजिए, आप मुझे मिलने। मैंने कहा देख तेरे बेवजह 2000-4000 रुपये खर्च हो जाएंगे, तू मेरे पास बिल्कुल मत आ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है और तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं, तेरा काम हो चुका है, और यही तेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये जो सेंस है, ये जो सेंस है, ये मैं तो आपको मैं क्या कहूं, मैं यूनिवर्सिटियों में उंगली डाल के बता सकता हूं जो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कहां है कि हमने अपने अंदर का ह्यूमन सेंस खो दिया है। ये जो जगह है, यहां है टेस्ट पूरे हिंदुस्तान का। मानवीय संवेदना और मानवीय संबंध सबसे बड़े संबंध होते हैं जिन्हें हमें शिक्षा देती है। जी सर। तो हम फिर सर से बात करेंगे, ईश्वर सर से वापस दूसरे एपिसोड में। और हम ये लगातार, क्योंकि ये कम से कम 3 से 4 एपिसोड हुए, हमने जो विषय रखा था धर्म, युवा, समाज और राजनीति, तो अभी युवा पे भी अभी पूरी बात नहीं है, थोड़ी बात और होगी, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए हम सर को फिलहाल रोक रहे हैं और ये कार्यक्रम रोक रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम इसी तरह देखते रहिए, और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे दूसरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।